हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सभी लोग। SSG एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आपको भारत की राज्य व्यवस्था सब्जेक्ट पढ़ाने जा रहा हूँ और भारत की राज्य व्यवस्था में मैंने आपको इससे पहले 10 लेक्चर दे दिए हैं और ये जो आज का जो लेक्चर होगा, अभी का जो लेक्चर होगा, 11वां लेक्चर होगा और इसमें मैं आपको बताने जा रहा हूँ भारतीय संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका। ठीक है, तो उस पर डिस्कस करेंगे। भारतीय संविधान, भारतीय संविधान की प्रस्तावना, भारतीय संविधान की प्रस्तावना, प्रस्तावना या आप इससे कह सकते हैं उद्देशिका। इस प्रकार से आप इसे कह सकते हैं, यानी कि प्रीमिल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और इससे पहले जो मैंने आपको लेक्चर दिया था, 10वां लेक्चर, उसमें मैंने आपको बताया था भारतीय संविधान के स्रोत। ठीक है, आंतरिक और बाह्य स्रोत। अब ये भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उस पर डिस्कस करने से पहले समझते हैं कि प्रस्तावना आखिर में है क्या। ठीक है, तो जो प्रस्तावना है भारतीय संविधान का जो मूल ढांचा है, ठीक है, यानी कि भारतीय संविधान के जो मूल तत्व हैं, ठीक है, उसी को आप प्रस्तावना के तौर पर कह सकते हैं। ठीक है, यानी कि अगर आप भारत की संविधान की प्रस्तावना को देखेंगे तो इसको देखने के पश्चात आपको समझ में आ जाएगा कि भाई जो भारत का संविधान है इसमें क्या क्या चीजें निहित की गई है। ठीक है, तो इस प्रकार से, लेकिन अब क्वेश्चन आता है कि भारत की जो प्रस्तावना है भारतीय संविधान की, इसको लिया कहाँ से गया, किस देश के संविधान से इसको ग्रहण किया गया। तो इसमें जब भारतीय संविधान के स्रोत में आपको बता रहा था, उसमें मैंने आपको बताया था अमेरिका का जो संविधान, अमेरिका के संविधान से जो चीजें ली गई थी हमारे जो संविधान निर्मात्री सभा के द्वारा, तो उसमें एक बात बताई थी मैंने आपको, प्रस्तावना। तो ये प्रस्तावना भी हमने कहाँ से ली है? प्रस्तावना हमने अमेरिका के संविधान से इसको ग्रहण किया है। ठीक है, ये बात हो जाएगी क्लियर। उसके बाद आती है बात कि इसकी जो भाषा है वो हमने कहाँ से ग्रहण की, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है कई बार कि संविधान की जो भाषा है वो किस देश के संविधान से, संविधान की जो प्रस्तावना की जो भाषा है वो किस देश के संविधान से ग्रहण की। तो इसमें आपने एक बात ध्यान रखना है, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ये जो इसकी भाषा है ये हमने ग्रहण की थी। अब जब ये अध्ययन करेंगे इसका, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है इसका हम अध्ययन करेंगे, इसको हम 3 तरह से पढ़ेंगे। एक में हम इसमें आपके इसके स्रोत बताएंगे, दूसरे में इसकी प्रकृति बताएंगे कि भारतीय जो संविधान है इसके स्रोत क्या है और इसकी प्रकृति क्या है और इसके उद्देश्य क्या है। ठीक है, इन चीजों पे डिस्कस आपसे करेंगे। लेकिन इस पे डिस्कस करने के साथ साथ दोस्तों आपको जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है, अगर आपके दिमाग में ये प्रस्तावना थोड़ी बहुत बैठी हुई है तो उसको भी आप साथ में रिमाइंड करते जाएंगे कि इसमें क्या क्या चीजें दी गई है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। ठीक है, और हो सके आपसे तो इसको याद ही कर लें। बल्कि तो इसमें सबसे पहले क्या कहा गया है, जो स्रोत के रूप में, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, और ये इसका स्रोत है। भारतीय जो संविधान है इसके स्रोत क्या है? भारत के लोग। ठीक है, क्या ये स्रोत? भारत के लोग। यानी कि जो भारतीय जो संविधान है इसको शक्ति कहाँ से प्राप्त होती है? शक्ति का स्रोत क्या है? भारत की जनता। ठीक है, भारत की जनता, भारत की जनता इसकी शक्ति का स्रोत है। यानी कि भारतीय संविधान को जो शक्ति कहाँ से मिलती है? भारत की जनता से। आपने देखा होगा जब मैं आपको संविधान सभा जो चैप्टर है, जो टॉपिक है वो बता रहा था, तो उसमें मैंने आपको बताया कि जो ये संविधान का निर्माण किसने किया है, इसके लिए एक संविधान सभा का गठन किया गया। ठीक है, कैबिनेट मिशन में इसका प्रावधान किया गया कि भाई भारत में संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन हो। ठीक है, और इसमें कौन हो सदस्य? सभी भारतीय हो। ठीक है, और भारतीय हो तो फिर भारत को उसमें जो भारत की जनता थी उन्होंने सीधे सीधे तो पार्टिसिपेट नहीं किया उसमें, क्योंकि समय का अभाव था। तो क्या हुआ कि जो प्रांतों के जो सदस्य, जो प्रांत के जो विधानमंडल थी, ठीक है, या देशी रियासतों के जो प्रांतीय जो विधानमंडल थी, वहां से सदस्य इसमें इलेक्टेड होके आए। ठीक है, यानी कि जो प्रांतीय विधानमंडल के जो सदस्य हैं उनके द्वारा सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित
किए गए, ठीक है, और उनको भारतीय जो ये संविधान सभा है उसमें भेजे गए, और उनके द्वारा फिर भारत की जो भौगोलिक स्थिति है या जो आर्थिक स्थिति, सामाजिक धारा जो भी है, ठीक है, उन चीजों के दृष्टिकोण को चीजों को मद्देनजर रखते हुए भारतीय संविधान को तैयार किया गया, ठीक है। भारत की जो जनता है अप्रत्यक्ष रूप से उनके द्वारा जो इलेक्टेड जो मेंबर्स थे उनके द्वारा ये भारत के संविधान का निर्माण किया गया, ठीक है। तो इस प्रकार से ये भारत का जो संविधान है उसको शक्ति कहाँ से मिलती है? भारत की जनता से, भारत के लोगों के द्वारा ही निर्मित किया गया। किसके लिए? भारत की जनता के लिए, ठीक है। तो इस प्रकार से चीजें होगी, हम भारत के लोग, ठीक है। तो भारत के लोग क्या है? भारतीय संविधान का स्रोत है, यानी कि शक्ति कहाँ से मिलती है उसको? भारत के संविधान से, ठीक है। अब आप उस स्रोत को मत ले लेना जो मैंने अभी से 10वें लेक्चर में पढ़ा था, ठीक है। वो तो चीजें हमने जो ग्रहण की गई दूसरे देशों से, जो हमने ग्रहण की, ठीक है, वो चीजें हैं, ठीक है। और वो भी हमने हूबहू उसको कॉपी पेस्ट नहीं किया है, उसमें भी जो हमारे संविधान सभा के जो निर्माता लोग थे, ठीक है, उनके द्वारा उसको काफी छानबीन करने के बाद जो चीजें लगी कि भारतीय पृष्ठभूमि के हिसाब से ठीक है, उन्हीं चीजों को उसमें ग्रहण किया गया, ठीक है, बाकी चीजों को छोड़ दिया गया, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हमने अगर ब्रिटेन के संविधान से कुछ लिया है उसको वहीं से जो है ना कॉपी पेस्ट मार दिया गया है। बहुत ज्यादा छानबीन करने के बाद 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ठीक है, लगभग 3 वर्ष का समय ऐसे थोड़ी लग गया है। अगर ऐसी कॉपी पेस्ट करना होता तो इसमें तो फिर 1-2 दिन लगते, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसमें ग्रहण की गई, ठीक है। इस प्रकार से आपने ध्यान रखना है कि जो भारत का जो संविधान है उसको शक्ति कहां से मिलती है? भारत की जनता से। अब आगे डिस्कस करते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ये मैं नहीं बता रहा हूं, ये प्रस्तावना बता रही है, ठीक है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, समाजवादी पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विचार, विश्वास, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्रदान करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख, यानी कि उस समय की जो तारीख थी 26 नवंबर, नवंबर आप ध्यान रखेंगे, 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये प्रस्तावना है हमारे संविधान की, ठीक है। तो ये सारी चीजें टुकड़ों में मैंने आपको बताई है। तो ये जो चीजें हैं ये इसका क्या है? उद्देश्य, प्रकृति, माफ कीजिए, इसकी क्या है? प्रकृति, भारतीय संविधान की प्रकृति। और ये क्या है? उद्देश्य। अब इस पे ये जो बिंदु है इन पे डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो प्रकृति में क्या है? जो भारत, जो हमारा देश है उस समय के अनुसार कि कैसा होगा? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होगा, समाजवादी होगा, पंथ निरपेक्ष होगा, लोकतंत्रात्मक गणराज्य होगा। और ये आज की डेट में
है भी। ठीक है, तो ये प्रावधान इसमें किए गए थे और इन्हीं प्रावधानों के अनुसार भारत में शासन व्यवस्था संचालित की जा रही है। ठीक है, यानी कि भारत क्या होगा, एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न एक राष्ट्र होगा। ठीक है, तो जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था 15 अगस्त 1947 को, जब देश स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त 1947 को, जब स्वतंत्र हुआ था हमारा देश, उस समय एक शब्द इसमें जोड़ा गया था, भारत डोमिनियन। भारत डोमिनियन यानी फिर पाकिस्तान डोमिनियन, पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान डोमिनियन शब्द का प्रयोग हुआ और भारत के लिए भारत डोमिनियन यानी कि भारत उपनिवेश शब्द का प्रयोग हुआ। लेकिन ये तो थी उस समय जो राजनीतिक परिस्थिति, उसके दृष्टिगत रखते हुए ये चीजें इसमें की गई। ठीक है, लेकिन साथ में ये प्रावधान किया गया था कि जैसे ही इनका संविधान लागू होता है, संविधान लागू होने के तुरंत बाद ये डोमिनियन शब्द स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। तो हमारा संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। तो ये जो डेट है यहाँ पे 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ। ठीक है, और 26 जनवरी 1950 को ये लागू किया गया। इस प्रकार से ये डोमिनियन शब्द भी स्वतः ही हट गया। ठीक है, तो डोमिनियन का तात्पर्य ये भी नहीं था कि भाई हम अभी भी ब्रिटिश सरकार के हुकूमत में काम कर रहे हैं या उसके अधीन है। ठीक है, बस उस समय जो कुछ स्थितियां ऐसी थी जो मैं आपको ऑलरेडी पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ, जिसके मद्देनजर ये डोमिनियन शब्द इसमें जोड़ दिया गया। ठीक है, इसमें ये भी साथ में ये कह दिया कि भाई जैसे अपना संविधान ये लागू करते हैं, इसके बाद ये डोमिनियन शब्द स्वतः ही हट जाएगा। तो 26 जनवरी के बाद भारत क्या हो गया, एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र अस्तित्व में आया। ठीक है, यानी कि भारत की जो आंतरिक और बाह्य नीति है, आंतरिक और बाह्य नीति का निर्धारण भारत के लोग खुद करेंगे। ठीक है, कोई भी जो विदेशी ताकत है उसका इंटरफेयर हम बिल्कुल भी सहन नहीं करेंगे। अगर कोई देश अटैक करता है तो बिल्कुल उसका डिफेंस किया जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से किसी भी देश के साथ सीमा का निर्धारण करना हो, ठीक है, अपनी किसी देश की सीमा ग्रहण करनी हो, अपने देश की सीमा को छोड़ना हो कोई पार्ट, ठीक है, तो इसका निर्धारण भी कौन करेंगे? हम स्वयं करेंगे। ठीक है, आप अपनी जो हमारी गृह नीति है उसका निर्धारण भी हम स्वयं करेंगे, यानी कि हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, किसी भी आंतरिक शक्ति के अधीन हम इस समय या बाह्य शक्ति के अधीन हम नहीं है। ठीक है, ये चीजें इसमें की गई। संपूर्ण प्रभुत्व जो संपन्न जो ये शब्द है इसका यही तात्पर्य है। अब चलते हैं समाजवादी। तो समाजवादी भी दोस्तों दो रूपों में आपको समाजवाद देखने को मिलता है। एक हो जाएगा लोकतंत्रात्मक समाजवाद, और दूसरा हो जाता है साम्यवादी समाजवाद। तो साम्यवादी समाजवाद में क्या होता है, जो उत्पादन और जो वितरण होता है वो पूर्ण रूप से सरकार के अधीन होता है। लेकिन जो लोकतंत्रात्मक जो समाजवाद है इसमें उत्पादन और वितरण का जो स्वामित्व होता है वो जनता के पास भी होता है और सरकार के पास भी होता है। ठीक, यानी कि मिश्रित रूप इसमें देखने को मिलता है। ठीक है, उसी प्रकार से डिस्कस करते हैं पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का तात्पर्य हुआ कि जो हमारा राज्य है, भारत जो राज्य है उसका अपना कोई धर्म नहीं होगा, यानी कि धर्म की दृष्टि से सभी व्यक्ति समान है। ठीक है, राज्य किसी भी धर्म को संरक्षण प्रदान नहीं करेगा। एक लिमिट में रह के जो प्रतिबंध लगाए गए हैं, ठीक है, उन प्रतिबंधों को बिल्कुल इसमें ध्यान में रखा जाएगा। बाकी राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। जो भी व्यक्ति जिस भी धर्म को अपनाता है, जिस भी धर्म को मानता है, कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को, किसी भी संप्रदाय को मानने के लिए स्वतंत्र है। ठीक है, उसमें स्टेट का यानी कि राज्य का, भारत का कोई इसमें हस्तक्षेप नहीं रहेगा। लोकतंत्रात्मक गणराज्य, पहले हम लोकतंत्र पे डिस्कस करते हैं। लोकतंत्र का मतलब क्या हुआ? लोकतंत्र माने जनता का शासन। ठीक है, तो जनता दो तरह से शासन करती है। एक हो गया प्रत्यक्ष लोकतंत्र और एक हो जाएगा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। ठीक है, तो जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र इसमें क्या होता है, सीधे सीधे जनता पार्टिसिपेट करती है शासन में। ठीक है, यानी कि हम खुद अपनी नीतियों का निर्धारण करेंगे। जैसे स्विट्जरलैंड, जहाँ पे जनसंख्या कम होती है वहां पे इस तरह की घटनाएं, वहां पे इस प्रकार का शासन व्यवस्था होती है। तो स्विट्जरलैंड ऐसा देश है जहाँ पे प्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है। उसी प्रकार से ये जो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है इसको हम दो भागों में पुनः डिवाइड करते हैं। एक हो जाएगा आपका अध्यक्षात्मक लोकतंत्र और दूसरा हो जाएगा संसदात्मक, आप कह सकते हैं
संसदात्मक लोकतंत्र। ठीक है, तो अध्यक्षात्मक लोकतंत्र में क्या होता है, जो किसी राष्ट्र का जो प्रमुख होता है वो सीधे सीधे निर्वाचित होकर आता है जनता के द्वारा। ठीक है, यानी कि जनता अप्रत्यक्ष रूप से उसमें शासन करती है। उसी प्रकार से संसदात्मक जो लोकतंत्र है उसमें भी लगभग यही बातें होती है, बस ये जो अध्यक्षात्मक जो लोकतंत्र है, अध्यक्षात्मक लोकतंत्र में जो उस राष्ट्र का जो अध्यक्ष है, ठीक है, उस राष्ट्र का अध्यक्ष सीधे सीधे जनता के द्वारा निर्वाचित होकर आता है। ठीक है, और जो ये जो संसदात्मक लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता है, जो राष्ट्र अध्यक्ष होता है वो सीधे सीधे जनता के द्वारा चुनकर नहीं आता है। इस पे डिस्कस करते हैं। तो जैसे ये संसदात्मक लोकतंत्र है, ये अध्यक्षात्मक लोकतंत्र तो आपका हो जाएगा जैसे अमेरिका हो गया, संसदात्मक लोकतंत्र हो गया जैसे ब्रिटेन हो गया, भारत हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आप ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं गणराज्य पे। तो ये जो लोकतंत्रात्मक जो शासन व्यवस्था है उसमें एक राष्ट्राध्यक्ष भी होता ही है। ठीक है, तो ये जो राष्ट्राध्यक्ष है, अब जैसे मैंने यहाँ पे बात करी, तो अध्यक्षात्मक में तो सीधे सीधे पब्लिक इसको इलेक्टेड करती है। ठीक है, लेकिन जो संसदात्मक जो शासन प्रणाली है, संसदात्मक जो लोकतंत्र है, उसमें क्या होता है कि जो राष्ट्राध्यक्ष है वो या तो वंशानुगत होता है या फिर वो क्या नाम चुनकर आता है अप्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, जनता के द्वारा नहीं, जनता के जो प्रतिनिधि है उनके माध्यम से। ठीक है, तो इसी प्रकार से ये भी दो प्रकार के हो गए, वंशानुगत और गणतंत्र। तो वंशानुगत में जैसे ब्रिटेन में हो गया, ब्रिटेन में क्या है, वहां पे जो राजा जो रानी है वो किस प्रकार से इलेक्टेड वो वंशानुगत है। ठीक है, यानी कि लंबी पीढ़ी से वो चलकर ही आ रहे हैं। ठीक है, और आगे भी उनकी जो आने वाली पीढ़ी है वही उस पर राज करेगी। लेकिन ये क्या होते हैं, ये नाम मात्र के शासक होते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से भारत में अगर हम बात करें, भारत के जो राष्ट्रपति महोदय है, माननीय जो राष्ट्रपति है, वो किस प्रकार से आते हैं चुन के, उसमें जनता सीधे सीधे वोट नहीं करती है। जैसे मान लीजिए हमें प्रधानमंत्री का चुनाव कराना है, ठीक है, तो उसमें जनता सीधे सीधे वोट करती है। ठीक है, डायरेक्ट वोट करती है और वो इलेक्ट करती है, जो पार्लियामेंट के जो सदस्य हैं उनको सीधे सीधे चुनकर संसद में भेजती है पब्लिक। ठीक है, लेकिन जो ये राष्ट्रपति का जो पद है उसमें सीधे सीधे पब्लिक वोट नहीं करती है। पब्लिक के द्वारा, यानी कि जनता के द्वारा जो चुने गए जो प्रतिनिधि है, जो हमने संसद में जो अपने सदस्य भेज रखे हैं, ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गए, ठीक है, या क्या नाम जो आपके विधानसभाओं के जो सदस्य हैं उनके द्वारा, जो विधानमंडल के जो सदस्य हैं उनके द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। तो भारत में क्या है, गणतंत्र, ये लोकतांत्रिक गणतंत्र गणराज्य की व्यवस्था इसमें की गई है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसका अध्ययन कर लेंगे। अब चलते हैं इसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ये तो थे प्रकृति, ये प्रकृति है भारतीय संविधान की। ठीक है, यानी कि ये सारी चीजें भारतीय संविधान में व्यवस्था की गई है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र है, समाजवादी है, पंथनिरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। ठीक है, अब इसमें नागरिकों के लिए क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, ये इसके उद्देश्य है। क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ठीक है, यानी कि सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और राजनीतिक रूप से किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, यदि किसी भी प्रकार से, चाहे सामाजिक रूप से हो, आर्थिक रूप से हो या राजनीतिक रूप से हो, कोई भी व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति को प्रताड़ित किया जाता है किसी व्यक्ति के द्वारा, ठीक है, तो उसमें इसके लिए सजा का प्रावधान इसमें किया गया है। इस चीज को हम आगे डिस्कस करेंगे आपसे। आगे का जो टॉपिक होगा इसमें, आगे के जो लेक्चर है, जो मूल अधिकार है या राज्य की जो नीति निर्देशक जो तत्व है, उसमें इन सब चीजों का डिस्कस करेंगे, किस पे, जो न्याय व्यवस्था इसमें की गई है। ठीक है, यानी कि अगर कोई व्यक्ति आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से या राजनीतिक रूप से किसी व्यक्ति को प्रताड़ित करता है तो उसमें दंड का क्या प्रावधान किया गया है। ठीक है, समाज में व्यक्ति रह सकते हैं बिना किसी जाति, धर्म, संप्रदाय, लिंग भेद के। आज सभी लोगों को इसमें समानता प्रदान की गई है। अब चलते हैं स्वतंत्रता। तो ये जो स्वतंत्रता है दोस्तों, इसमें मैंने आपको बताया था विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता इसमें दी गई है। और इसका हम अध्ययन करेंगे जो भारतीय संविधान का जो भाग 3 है,
यानी कि मूल अधिकार, अनुच्छेद 19 से लेकर 22, इसमें हम इसका अध्ययन करेंगे। ठीक है, यानी कि व्यक्ति को स्वतंत्रता दी गई है, जीवन जीने की स्वतंत्रता दी गई है, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है, धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है, हर प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। लेकिन उसके साथ साथ कुछ जो है ना भारतीय संविधान में बाउंडेशन भी किए गए। ठीक है, यानी कि भाई मैं मार्केट में निकला, मैंने किसी भी आदमी को गोली मार दी, ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा। उसको कंट्रोल करने के लिए व्यक्ति की जो स्वतंत्रता दी गई है उसको भी कुछ हद तक राज्य के द्वारा, संविधान के द्वारा कंट्रोल की गई है, जिससे कि अराजकता ना फैले। ठीक है, इस प्रकार के इसमें प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, इसी प्रकार से सभी व्यक्ति को समान अवसर की इसमें समानता दी गई है। इसका अध्ययन हम अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक में करेंगे। ठीक है, सभी व्यक्ति किसी भी पद, किसी भी व्यवसाय को करने के लिए समान है। ठीक है, राज्य के द्वारा किसी भी व्यक्ति के साथ इसमें विभेद नहीं किया जाएगा। उसी प्रकार से जो नेक्स्ट जो टॉपिक है बंधुता। ठीक है, यानी कि राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए क्या करना होगा, हमें आपस में भाईचारे का परिचय देना होगा, जिसके लिए कि हमने एकल नागरिकता का भी इसमें प्रावधान क्या है, एकल नागरिकता। और कहाँ से लिया था हमने इसको, ब्रिटेन के संविधान से एकल नागरिकता को लिया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार से ये जो भारतीय जो संविधान की प्रस्तावना है इसमें प्रावधान किए गए। तो देख लीजिए आप यहाँ पे, अगर आपने सारी चीजें देख ली है यहाँ से, इसके स्रोत से लेकर, इसकी प्रकृति से लेकर और इसके उद्देश्य तक, तो यही सारी चीजें आप आगे भी पढ़ोगे। ठीक है, और यही हमारा जो संविधान है ये सारी चीजें उसमें निहित की गई है। ठीक है, चलिए आगे थोड़ा और डिस्कस करते हैं इस पे। दोस्तों अब इसके बाद ये पटापट जो हमारे टॉपिक है फटाफट निपटते जाएंगे। तो आपके जो भी कोई आगामी एग्जाम्स है, ठीक है, वो चाहे उत्तराखंड पुलिस में कांस्टेबल का हो, या लेखपाल पटवारी फॉरेस्ट गार्ड, ठीक है, या फिर एसएससी का आप कोई एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, या सेंट्रल लेवल का XYZ कोई भी एग्जाम आप दे रहे हैं, तो आप बेफिक्र हम जल्द से जल्द इसको कराने का प्रयास करेंगे। तो इस प्रकार से ये तो भारतीय संविधान का प्रस्तावना हो गया। इसमें अब बात करते हैं इस पे, क्योंकि जब ये प्रस्तावना जब बनी, ये इसको अगर थोड़ा हम पीछे चलते हैं संविधान सभा पे, 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में प्रस्तुत किए गए थे, जिसको 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के द्वारा इसको स्वीकार कर लिया गया था। ठीक है, तो ये जो जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा जो उद्देश्य संबंधी जो प्रस्ताव पारित किए गए थे, ठीक है, कि भाई किस किस प्रकार का हमारा संविधान होना चाहिए, ये सारी चीजें ही इसमें थी। ठीक है, उसी के आधार पर ये जो भारत की जो प्रस्तावना है उसका निर्धारण किया गया है। ठीक है, और ये कब अस्तित्व में आई, 26 नवंबर 1949 को। तो बहुत सारे विशेषज्ञ थे, बहुत सारे संविधान वेता थे, ठीक है, जिन्होंने इस जो प्रस्तावना है इसकी आलोचना भी की है। ठीक है, कुछ लोगों ने कहा कि ये संविधान का पार्ट नहीं है, कुछ ने कहा कि ये संविधान का पार्ट है। ठीक है, इसी प्रकार से एक बेरुबाड़ी संघ एक वाद था, ठीक, 1960 में। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी सीधे सीधे कह दिया कि ये संविधान का भाग नहीं है। ठीक है, कि इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें ये बेरुबाड़ी संघ जो वाद था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये प्रावधान किया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास एक प्रावधान है कि जो इनके द्वारा ये जो निर्णय दिए जाते हैं इसको ये दोबारा से पलट सकते हैं। और एक इसमें आर्टिकल 137 है, इसमें ये प्रावधान किया गया है। बाद में जब केशवानंद भारती जो वाद था 1973 का, इसमें फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि भारत की जो प्रस्तावना है वो भारतीय संविधान का एक पार्ट है, यानी कि संविधान का एक भाग है। तो इस प्रकार से
अलग अलग लोगों ने इस पे अलग अलग तर्क दिए, ठीक है। इसी प्रकार से इसको संविधान की आत्मा भी कहा गया है, संविधान की आत्मा भी इसको कहा गया है प्रस्तावना को, ठीक है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। और इसको संविधान का परिचय पत्र, मुखपत्र, ठीक है, या संविधान का सार भी इस प्रस्तावना को कहा गया है। इसी प्रकार से दोस्तों इसमें जो ये केशवानंद भारती जो वाद था, इसमें फिर ये भी क्वेश्चन उठा है कि भाई ये जो भारतीय जो संविधान की जो प्रस्तावना है, क्या इसमें संशोधन किया जा सकता है अनुच्छेद 368 के तहत। तो इसमें कहा गया है कि इसमें संशोधन तो किया जा सकता है, लेकिन जो इसका जो मूल ढांचा है, जो इसकी मूल विशेषताएं इसमें छेड़छाड़ नहीं की जा सकती, ठीक है, यानी कि उसको संशोधित नहीं किया जा सकता है। तो इस प्रकार से इसके जो मूल तत्व है उसमें तो कोई संशोधन नहीं किया गया, लेकिन 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा इसमें 3 शब्द जोड़े गए, जो मैंने आपको अभी बताया भी है। एक था समाजवादी, दूसरे में था पंथ निरपेक्ष, और एक था अखंडता। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आ चुका है कि इसमें कौन सा जो तत्व है वो 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। तो इसमें से कोई सा भी दे सकते हैं, समाजवादी दे देंगे, पंथ निरपेक्ष दे देंगे, या फिर अखंडता इसमें दे देंगे। तो इस प्रकार से आप ध्यान रखना है, ठीक है। और कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि किस वाद में प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं बताया गया है, या किस वाद में इसको संविधान का भाग बताया गया है। तो ये बेरवाड़ी संघ वाद जो था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि ये संविधान का भाग नहीं है। और फिर केशवानंद भारती जो वाद था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे यही कहा कि ये भारतीय संविधान का पार्ट है, ठीक है। और कुछ जो संविधान बताते उनके द्वारा इसको संविधान की आत्मा भी कहा गया है, ठीक है। हालांकि आप देखेंगे अभी आर्टिकल 32 में हम अगर बात करें तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो अनुच्छेद 32 है, संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है, इसको क्या कहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा, संविधान की आत्मा कहा गया है। अगर व्यक्तिगत रूप से आ जाता है नाम, तब तो आपने ये इसको ही टिक करना है। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा किस तत्व या किस अनुच्छेद को भारत की संविधान की आत्मा कहा है, तो इसमें आपने क्या करना है, अनुच्छेद 32, ठीक है, यानी कि संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है उसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा संविधान की आत्मा करार दिया गया है, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन आता है सीधे सीधे कि कौन सा तत्व भारतीय संविधान की आत्मा है, तो आपने उस पर क्या करना है, फिर प्रस्तावना को टिक करना है, ठीक है। क्योंकि सारी चीजें, वो चाहे मूल अधिकार हो, मूल कर्तव्य हो, इस सारी की सारी जो चीजें हैं ये किस में निहित की गई है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये प्रस्तावना जो सब्जेक्ट है, प्रस्तावना जो टॉपिक है, ये भी आपका क्लियर हो गया। आगे का जो लेक्चर रहेगा उसमें हम आपको बताएंगे भारतीय संविधान की विशेषताएं, ठीक है। इस प्रकार से आप लगातार जो मैं वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, या जो आपको लगातार जो लेक्चर दे रहा हूँ, इसका आप साथ साथ नोट्स बनाते जाएं, ठीक है, और आप गहनता से अध्ययन करते जाएं। आसानी से जो आपका कोई भी एग्जाम होगा, XYZ कोई भी एग्जाम हो, ठीक है, स्टेट लेवल का, सेंट्रल लेवल का, मैं इसी प्रकार से आपको यहाँ से कवर करा रहा हूँ कि कोई सा भी एग्जाम इसमें छूट ना पाए, ठीक है। तो दोस्तों इसी उम्मीद के साथ आप बने रहेंगे SSG एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों मिलते हैं शीघ्र ही नेक्स्ट जो लेक्चर होगा भारतीय संविधान की विशेषताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।